तरह की बातें चल रही हैं। इन बातों में सबसे अहम भूमिका जिस दल की होने वाली है वो है AIMIM। चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो या फिर राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव की बात हो, इन सारे स्थितियों को लेकर के ये कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे और आगे इनकी रणनीति क्या है, इस बात को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष में तेजस्वी यादव के साथ आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इन्हीं सब बातों पर पूरी चर्चा और स्पष्ट से बात करने के लिए हमारे साथ अख्तरुल इमाम जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या कुछ हो रहा है जातीय जनगणना पर? तो आप लोगों ने विपक्ष को एकजुट करके और सरकार को झुकाया है, इसको यही कहा जा सकता है। रणनीति क्या थी? नहीं, मामला ये है कि बीच में किसकी नीयत बिगड़ गई अलग बात है, लेकिन पहले तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोगों ने मिलकर सर्वसम्मत सदन में इस प्रस्ताव को पारित किया। एक बार नहीं, दो बार सब लोग साथ मिलकर गए भी और वहां प्रधानमंत्री जी से भी मिले। हम लोग आशावान थे कि प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबके विकास के लिए सबकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने के लिए खुद ही प्रयास करेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात साबित हुए और केंद्र सरकार इस पर तैयार न हो सकी। और मैं बिहार की जनता को मुबारकबाद देता हूं कि बिहार की जनता का दबाव इतना था कि तमाम तर पार्टियां, चाहे सत्ता की हो चाहे विपक्ष की हो या फिर सत्ता पक्ष के घटक दल, जो मन से तैयार नहीं थे, लेकिन सबको तैयार होना पड़ा। भारी मन से ही सही, भारी कदम से ही सही, सबको तैयार होना पड़ा। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता की ये जीत है और बिहार सरकार को फैसला लेना पड़ा है। जी बिल्कुल, आपने जो बातें कही उसमें विपक्ष का दबाव काफी रहा और इस दबाव में आकर के नीतीश कुमार को करना पड़ा, लेकिन इसको लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही। कहा यह जा रहा है कि आप महागठबंधन के साथ एलाइज हो गए हैं और जो महागठबंधन करना चाह रहा है उसके साथ आप हैं। देखिए, मेरा अपना वैचारिक समर्थन है कि जो बातें मैं समझता हूं कि आपने ये जातिगत गणना के ताल्लुक से जो मीटिंग हुई है उसमें पहली बार मैं राजद की दफ्तर में मीटिंग में शामिल हुआ। ऑल पार्टी बैठक जो अपोजिशन की थी उसमें शामिल हुआ और जाहिर है कि बिहार की जनता के लिए काम जरूरी है और इस काम के लिए जो भी सर जोड़ कर बैठे मैं उसके साथ खड़ा हूं। एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन जो स्थितियां सामने महागठबंधन में आ रही हैं उसमें या तो साथ उनको चाहिए वाम दलों का और कांग्रेस का, या फिर आप उसमें रोल निभा सकते हैं। आपकी भूमिका उसमें क्या होगी? क्या आप महागठबंधन के साथ रहेंगे इस मुद्दे पर या फिर आप अपने आप को अलग रखेंगे? क्योंकि आपने कहा है कि बहुत जल्दी जातीय जनगणना होने के साथ बिहार में सरकार भी गिरेगी। नहीं, सरकार की गिरने की बात तो मैंने नहीं कही है मगर ये है कि मैं जातिगत जनगणना को एक बड़े वसी तनाजुर में देखता हूं कि जिस तरह से मंडल कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो पूरे देश में उसका फायदा वंचितों को मिला। मैं ठीक उसी अंदाज से देखता हूं कि अगर जातिगत जनगणना हो गया तो चंपारण से जिस तरह से गांधी जी की तहरीक उठी थी, बिहार वासियों की ये तहरीक भी पूरी देशव्यापी तहरीक होगी, क्योंकि देश के तमाम तर क्षेत्रों में जो पिछड़ी जनता है, खासकर शोषित और वंचित वर्ग है, वो चाहते हैं कि मेरी गणना हो, क्योंकि लोकतंत्र में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन मुट्ठी भर सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने देश की गद्दी पर कब्जा करके शोषितों और वंचितों की हकमारी की है। इन 75 सालों में उनको जो अधिकार नहीं मिला, राजा का बेटा हो कि मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान, ये जो आजादी के नारे लगाए जा रहे थे, 75 साल बाद भी शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को वो मान सम्मान नहीं मिल सका है। तो एक साइंटिफिक डेटा हमारे सामने में होगा तो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या स्टेट लेवल पर हो, नीति निर्धारण करने में सरकार को आसानी होगी। तो मैं समझता हूं कि इसका एक व्यापक प्रभाव पूरे देश में खासकर वंचित समाज पर पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा आंदोलन है जिसकी बुनियाद, एक बड़े आंदोलन की बुनियाद रखी गई है। और मैं समझता हूं कि जो लोग धार्मिक उन्माद, क्षेत्रीय उन्माद, भाषाई उन्माद लेकर राजनीति करते हैं और धार्मिक उन्माद के सहारे अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, तो मैं एक बात कहता हूं कि उबलते हुए पानी में आदमी को अपनी तस्वीर नजर नहीं आती है। अब पानी ठहर जाता है तो फिर उसकी तस्वीर नजर आती है। ये धार्मिक उबाल में कमी आएगी और
ठहरे हुए पानी में सबको अपनी तस्वीर नजर आएगी और मैं समझता हूं कि उसका व्यापक प्रभाव देश की सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर पड़ने वाली है। तो जहां तक मामला है, आपने पूछा है राज्यसभा और एमएलसी के इलेक्शन, तो राज्यसभा का तो मामला फाइनल ही हो गया। एमएलसी के एमएलए के ताल्लुक से आप जान रहे हैं कि सदन में मेरी हैसियत तीसरे दर्जे की है। सत्ता पक्ष है, विपक्ष है और मैं कमजोर सा विपक्ष हूँ, लेकिन मैं पहरेदार होकर खड़ा हूँ कि सत्ता क्या कुछ कर रही है और विपक्ष किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, और साथ ही बतौर विपक्ष के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। जहां तक एमएलसी का इलेक्शन है तो मेरा संख्या बल इतना नहीं है कि मैं अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकूं, और किसी ने मुझसे अभी वो नहीं किया है। समय आएगा, क्योंकि मैं उसको समझ रहा हूं कि ये महागठबंधन के परिवार की बात है। वो अपने परिवार के मसले को किस तरह निपटते हैं वो देखेंगे। अगर कुछ मौका ऐसा आएगा सामने में, कुछ जरूरत पड़ेगी रखो तो फिर देखने की जरूरत पड़ेगी तो फिर देखूंगा। इमाम जी, इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की जातीय जनगणना में जो भूमिका रही है वो कहीं न कहीं संदिग्ध रही है। और जब बिहार में मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाया, उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल तो हुई, लेकिन बाहर निकल करके जो मुद्दे या फिर मीटिंग के दौरान जो मुद्दे उन्होंने उठाए, उन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं जिसमें वो शक जाहिर कर रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान हो या बांग्लादेशी हो, इन लोगों को ये मामला कहां से आया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो जो बीजेपी की पूरी राजनीति है वो नफरत की राजनीति है, तोड़ की राजनीति है, उन्माद की राजनीति है और धार्मिक मुद्दों को उछालकर वोट के ध्रुवीकरण की राजनीति है। अगर इनके डिक्शनरी से मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, टीका, टोपी, बुर्का, पर्दा, ये सारी निकाल दिया जाए, ये रोगनिया, बांग्लादेशी निकाल दिया जाए तो ये पार्टी स्वतः राजनीतिक मौत मर जाएगी। तो इनका सोना, इनका उठना, इनका जागना, जब तक ये उन्मादी नफरत का बयान नहीं देंगे, इनकी राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जा सकती है। क्योंकि राष्ट्र स्तर पर ये लोग विफल हो गए हैं, न नौजवानों को रोजगार दे सके, न गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए दे सके। वो 15 लाख रुपए के बारे में कहते हैं कि लफाजी थी, और नौजवानों के रोजगार को, पकौड़ा बेचने को नौजवानों का रोजगार कहते हैं। जीएसटी ने, नोटबंदी ने पूरे देश की जो है कमर तोड़ दी है, आर्थिक कमर तोड़ दी है, महंगाई बढ़ी है, लोग बेरोजगार हुए हैं, देश की करेंसी की कीमत मिट्टी में मिल गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश बेवजन हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इन तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए उनके पास एकमात्र रास्ता, जो वो आए थे सत्ता में और फिर आज सत्ता में बने रहने के लिए ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश की जनता बहुत जल्द इनको जवाब देगी और शुरू भी हो गया है। आप देखेंगे कि 2014 में कहीं पर भी आप चौपाल में हो, चौराहे पे हो, ट्रेन पे हो, लोग मोदी जी के सुनने के खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा है कि लोगों की जो उम्मीदें और आशाएं इनसे जुड़ी थी, उन आशाओं पे पानी फिरा है और लोग बड़े अजीबोगरीब किस्म के, अभद्र किस्म की टिप्पणियां करने लगे हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि देश में अब तक कोई प्रधानमंत्री इस तरह आया होगा जिनके करनी और कथनी में इतना बड़ा फर्क रहा होगा। इमाम जी, मेरा अंतिम प्रश्न है और ये सबसे ज्यादा बिहार के लोगों की तरफ से प्रश्न है, लगातार हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जिस तरह से जातीय जनगणना में सारा विपक्ष एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी को अलग थलग खड़ा कर दिया, बिहार की भलाई के लिए क्या नीतीश कुमार जी को बाहर आना चाहिए? आप लोग सपोर्ट करेंगे या नीतीश कुमार जी से मिलते हैं तो इस मुद्दे पर आप क्या राय देंगे बिहार के बेहतरी के लिए? देखिए, बिहार की बेहतरी नहीं, देश की बेहतरी के लिए, राष्ट्र की बेहतरी के लिए भाजपा मुक्त समाज का निर्माण, भाजपा मुक्त शासन का निर्माण, ये तो देश की जरूरत है। इसके लिए हमारी पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए। हमने बड़ी पार्टियों से गुजारिश की भी है कि जिस तरह से मंडल कमीशन का मामला बिहार से उठा और पूरे देश में फैला, जातिगत जनगणना की भी तहरीक को राष्ट्रीय स्तर पर चलाने की जरूरत है और देश में एक सेकुलर, अमन पसंद, सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए सांप्रदायिकता को हवा देकर जो लोग राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को ठिकाना लगाने की जरूरत है। तो नीतीश कुमार जी को आप ये संदेश देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर आ जाएं, तो आप लोग उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि ये संदेश मैं ही सर क्यों, बल्कि देश की जनता ये वोट के गन्ने में या राजनीति में जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें मामला ये है कि 100 में से 31 वोट आप लेके आ गए,
29 कोई लाए, 28 कोई लाए, 25 कोई लाए, उनका समूह 69 का भी हो जाए, तब भी आप वो विपक्ष में हैं और वो पक्ष में है, सत्ता पक्ष में है। तो इस तरह से जीत हो गई है। मैं समझता हूं कि अब जिस तरह से बुद्धिजीवी लोग बोलने लगे हैं और आप जैसे पत्रकार लोग भी जिस तरह से विश्लेषण करने लगे हैं, अगर गोदी मीडिया को हटा दिया जाए और सरकारी तंत्र के दुष्प्रचार पर काबू लाया जाए, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी की अवधि बहुत सिकुड़ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नए रास्ते निकलेंगे, नए रास्ते निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।